बहुत छोटी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट भी। आप अगर तरीके से एथिकली ईमानदारी से काम करते हैं, राइट, ईमानदारी मतलब कस्टमर्स के साथ, ईमानदारी मतलब आप अपने पार्टनर्स के साथ, मतलब जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से कर रहे हैं काम होता है। टाइम मैं सीधा बोलूँगा रॉकेट रेट है। 4 साल पहले रेट आज से आधे थे। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉड हर जगह होता है। मैं दोबारा बोलूँगा, फ्रॉड कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं। आपको फ्रॉड से बचना कैसे है, अगर जो भी व्यक्ति देख रहे होंगे पॉडकास्ट, उनको ये समझ आ जाएगा वीडियो के लास्ट तक कि फ्रॉड से बचना कैसे है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जिसको कहते हैं रियल एस्टेट एजेंट। उनके साथ आज हम पॉडकास्ट करेंगे और जानेंगे रियल एस्टेट की इन एंड आउट सारी इन्फॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट मिस्टर विनीत चौहान। Hi, thank you. So, Mr. Thank you विनीत, very much for having me. हाँ, तो विनीत जी बताइए, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि मतलब आप कैसे आए, मतलब आपकी जर्नी क्या, मतलब मैंने अपनी रियल एस्टेट की जर्नी 2013 में स्टार्ट की थी। मैं सबसे पहले नोएडा के अंदर नोएडा एक्सटेंशन लोकेशन में हमने रियल एस्टेट में वर्क स्टार्ट किया था। जर्नी बहुत टफ रही है स्टार्टिंग में। रियल एस्टेट का आर जो होता है वो भी नहीं पता था उस टाइम पे। रियल एस्टेट क्या होता है ये भी नहीं पता था। हमारे एक कॉलेज के गलगोटिया के एक सीनियर थे। आई वॉज इन जस्ट डायल दैट टाइम इन 2012। जस्ट बीपीओ कॉल सेंटर? No, not in BPO. मैं फील्ड में था, अच्छा, डेटा अच्छा। कलेक्शन काइंड ऑफ वर्क, राइट। अच्छा। सो उसको उस टाइम जस्ट डायल बोलता था। जस्ट डायल एम्बेसडर की प्रोफाइल उन्होंने बोली थी, तो एक आईपैड दिया था हमें। आईपैड? हाँ, करेक्ट। और उसके 1445 रुपए हर महीने हमारी सैलरी से काटते थे। अच्छा। क्योंकि तो आईपैड आपका था? नहीं, दिया जस्ट डायल ने था, बट वो धीरे धीरे करके हमारी सैलरी से उसको रिकवर कर रहे थे, राइट। क्योंकि अब मेरी 16,500 की सैलरी थी जस्ट डायल में पहली बार। तो उस टाइम पे एक आईपैड 45-50 हज़ार रुपए का मैं लेके वहां थोड़ी ना जाऊंगा ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे दिया, सारा बताया कि ऐसे हम करेंगे। एक सीनियर हमारे कॉलेज के थे, उन्होंने बताया कि जस्ट डायल में आप कर रहे हो, अच्छा ऑप्शन देख सकते हो, रियल एस्टेट में क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने पूछा क्या है रियल एस्टेट। ये मेरी जर्नी के बारे में पहला सवाल था कि क्या है रियल। बताया उन्होंने कि रियल एस्टेट क्या है, कैसे काम होता है, घर बेचने होते हैं, आपको फील्ड में भी जाना होता है। मतलब मेनली है कि आपको घर बेचना है, घर मतलब फ्लैट बेचना है, ठीक है। मैं उनसे मिला, बात की, तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दिया रियल एस्टेट में। और आज मुझे 2013 1 जनवरी 2013 में मैंने स्टार्ट किया था। आज हम क्या डेट है, 26 फरवरी 2024, लगभग 11 सालें हो गई हैं। तो मैं रियल एस्टेट में हूँ। अच्छा चल रहा है, अब अच्छा चल रहा है। और हमने अपने जैसे बहुत बंदों को सिखाया भी है। अच्छा, तो 11 साल तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। मतलब कैसा रहा इस मतलब रियल एस्टेट में आपको? नंबर, मैं इतना बोलूँगा, एक नंबर। अच्छा। एक नंबर इसलिए, जब आप किसी काम को कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, बट उसके बाद स्ट्रगल के बाद जब आपको पता लगता है कि स्ट्रगल आपका काम में आ रहा है। काम में कैसे आता है? जब जेब में पैसा आता है। सिंपल सीधी सी बात है। तो जेब में पैसा कब आता है? जब आपके पास मतलब नॉलेज होती है उस चीज़ की जो आपने घिस घिस के सीखी हुई होती है। बिल्कुल। और उसको जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना भी कोई ज्ञाता हो, जब उस नॉलेज को यूज नहीं करना जानता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो ये मुद्दा है सीधा। अच्छा, तो मतलब अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने मतलब ग्रेजुएशन में क्या करा है? मैंने 2010 में BBA कंप्लीट किया था फ्रॉम BBD कॉलेज लखनऊ। बाबू बनासीदा सुना होगा भाई? हाँ बिल्कुल, अरे किसने नहीं सुना होगा वो। करेक्ट। देन मैं फिर ग्रेटर नोएडा आया। अच्छा। ग्रेटर नोएडा में मैंने गलगोटिया बिजनेस स्कूल में MBA ज्वाइन किया। एंड 2 साल मैं परिचौक के पास में अल्फा 1 है, वहाँ मैं रहता था। अच्छी जर्नी थी वो। कॉलेज टाइम तो सबका ही अच्छा होता है, हमारे भी बहुत अच्छा था। बट जो देखा था, सोचा था सपना कि भाई आज कॉलेज पास आउट हो जाएंगे, कल से एकदम AC वाले केबिन में बैठ के मस्त था और जॉब करेंगे। तो सबका ही होता है। तो मतलब स्टार्टिंग से नहीं सोचा था आपने कि नहीं यार, ये थोड़ी ना पता था वहाँ जाके धूल में जाएंगे। तो नहीं पता था एक्चुअल में। कॉलेज में सीनियर्स जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो चुके थे, 2011 में मैं था फर्स्ट ईयर में, बताते थे कि भाई बहुत स्ट्रगल है मार्केट में, ये है वो है। फर्जी मार्केट क्या स्ट्रगल है यार,
MBA कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, बढ़िया पैकेज मिलेगा, AC केबिन में बैठेंगे और काम करेंगे। अच्छा, आपने MBA भी करा है? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, MBA मीन्स टू बी स्पेसिफिक वो था PGDM, क्योंकि गलगोटिया में ना, गलगोटिया बिजनेस स्कूल के अंदर PGDM कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, दैट इज इक्विवेलेंट टू MBA। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि आपकी यमुना एक्सप्रेस वे पे है, राइट, वहाँ पे MBA कोर्स होता है। तो गलगोटिया के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं। गलगोटिया मतलब GMIT, गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, देन आपका GBS, गलगोटिया बिजनेस स्कूल। तो मैंने GBS से किया है, गलगोटिया बिजनेस स्कूल कैंपस से किया, बट उन्होंने वो ब्लॉक के बिल्डिंग के नाम अलग अलग रख रखे, दैट्स इट। तो ये जर्नी थी भाई। फिर एकदम सरप्राइज मिला जैसे मार्केट में आए, जस्ट डायल ने कॉलेज कैंपस से हमारा प्लेसमेंट हुआ था। तो जॉब की एक एक्साइटमेंट थी कि MBA के बाद जॉब करेंगे, वो फील्ड की ऐसी जॉब थी कि मतलब कितना मिले तो उस टाइम सैलरी? अगर 500 16,000 मिले? 16,000 2010 में? 2012 में 2000 तो काफी अच्छा अमाउंट था। अगर आप हाँ तो तभी तो कर रहे थे भाई। और 5,10,000 फीस भी तो थी गलगोटिया की मेरी, तो 16,000 बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है, काफी डिसेंट था। जब मैंने स्टार्ट करा था, मतलब अपनी जॉब स्टार्ट करी, तो मेरा पैक मतलब CTC तो पता नहीं 1-1.5 लाख कुछ थी, इन हैंड 10,000 आता था 2016 से। मतलब ऑब्वियसली मैंने काम करना स्टार्ट करा था, तो मतलब अपना मतलब उस टाइम मैं सोचा था अगर भाई मेरी 15,000 सैलरी हो गई तब तो भाई क्या ही लाइफ होगी। स्टार्टिंग में जब 10,000 जो कमाने वाला बंदा था, क्या आपने क्या एजुकेशन किया? मैंने तो बीटेक करा था, तो मतलब बता रहा कि उस टाइम तो, और वो 10,000 की जॉब में भी मजे की बात ये कि कॉलेज में से मेरी लगी थी और किसी की वो भी नहीं लगी थी। ठीक है, देखो सैलरी कम ज्यादा होना फर्स्ट जॉब में बहुत ज्यादा मुझे लगता है मैटर नहीं करता है। सही बात है। आपको ना वो एक समझ लीजिए एक पॉकेट मनी मिल रहा है, कॉलेज में आप पढ़ के आए हो, यहाँ आप कढ़ोगे, एक पढ़ाई एक कढ़ाई। तो कॉलेज सिर्फ पढ़ाई कराता है जो कि वोकेशनल नॉलेज होती है। पहली जॉब में जो आपको सिखाया जाता है ना वो लाइफ टाइम याद रहता है, ये फैक्ट है। क्योंकि एक तो वो आपको सपने से ना उठाया जाता है, कॉलेज में सपने में होते हो आप, रियलिटी चेक होता है। अब वही है कि बहू ने सोचा था शादी के बाद भाई मायके में जाएंगे, ऐश करेंगे, अब जाते जाते मेहंदी वाले बर्तन से जब वो हाथों से बर्तन धुलेगी तो उसको पता लगता है नहीं भाई रियलिटी कुछ और भी है। और टाइम टू टाइम ना वो गेम चेंज होता जाता है। एक दिन आपको बना बनाया खाना मिलेगा, फिर धीरे धीरे वो चीजें होती हैं। तो वही हुआ, सपने से जब जगे, और जगना भी बहुत जरूरी है। बहुत सही। ये तो चलो कॉलेज से जॉब में आए तब सपने से जगे, बहुत से लोग बहुत एज होने के बाद भी नहीं, अभी तक तुम जानते होगे कई लोगों को अभी तक नहीं जगते, तो नहीं जगते हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है भाई, इतनी सी लाइफ है, अगर कर लिया तो कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने टाइम रहते मैं जग गया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि मैं बहुत पीछे नहीं हूँ। कौन सी एज से स्टार्ट करा था आपने, मतलब ये रियल एस्टेट एज? एज मेरी लगभग 24 के आसपास होती है उस टाइम। 24, हाँ अप्रोक्सीमेटली 23 या 24 के आसपास होती है। तो मतलब आप कौन से फील्ड में मतलब बेसिकली डील करते हैं, मतलब कौन से एरिया में? रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, दैट इज अ कैटेगरी ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड लोकेशन इज ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा, सेक्टर 150 नोएडा एक्सप्रेस पे, एंड गाजियाबाद NH24 वेब सिटी। तो ये मेजर लोकेशंस हैं। अभी तो खैर भोलेनाथ की कृपा से अपने पास टीम है, लोग हैं, काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं। हमारे एक सीनियर मेरे साथ में थे, अच्छे बंदे हैं, तो उनके साथ हमने पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट की है। 3 साल होने वाले हैं उसको। अच्छा। और वी आर डूइंग क्वाइट वेल विद गोदरेज, एल्टिको। तो अच्छा हमने रेवेन्यू वहाँ पे किया है। तो वो एक नाम बनाने वाली बात हो, नाम इन द सेंस कि बहुत छोटी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट भी। आप अगर तरीके से एथिकली ईमानदारी से काम करते हैं, राइट, ईमानदारी मतलब कस्टमर्स के साथ, ईमानदारी मतलब आप अपने पार्टनर्स के साथ, मतलब जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से कर रहे हैं काम होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हमने देखे हैं 2 महीने में रियल एस्टेट छोड़ के चले जाते हैं, नहीं समझ में आता है। तो डिपेंड करता है कि आप काम को एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं। जस्ट डायल का तो नहीं कर पा रहे थे, सॉरी, वहाँ पे ये गाइस बहुत होता है, मतलब ये रियल एस्टेट एजेंट्स का बहुत कॉल आती है, कॉल फ्रॉम कस्टमर। अगर जरूरत तो उठा लो।
रीसेल मांग रहा है ये। अच्छा। ये दो ब्याह कराने वाली बात है, दो शादियां कराने वाली बात है। अच्छा। उसमें इंटरेस्ट नहीं, दोनों साइड से गाली मिलती है। अच्छा। मुझे फ्रेश शादी करानी है। अच्छा। हाँ, ये क्या बता रहे हैं, मतलब क्या होता है ये है कि जिसका तलाक हो चुका है अब उसकी शादी करानी है, मतलब दूसरी रीसेल मींस यूज करा हुआ फ्लैट। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा। वही है तलाकशुदा मतलब। तो भैया समझ लो क्या होता है पूरा। थोड़ा सा देखो, मैं मेरे मन में जो आ रहा है, नहीं अरे बिल्कुल ऐसे खुल के पॉडकास्ट होना चाहिए, तो वो चीज है। हाँ जी, क्या आपका और तो मतलब मैं क्या जो प्रॉपर्टीज क्या रेट क्या चल रहा है नोएडा में, मतलब अभी को मतलब क्या है इसका हिसाब किताब? इस टाइम मैं सीधा बोलूँगा रॉकेट रेट है। 4 साल पहले रेट आज से आधे थे। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 2015-16 में रेट था आपका 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 2,800 रुपये पर स्क्वायर फीट, कुछ ठीक ठाक प्रॉपर्टीज़ में 3,500 रुपये भी पर स्क्वायर फीट का था। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में आज रेट है 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 7,000 का रेट है। जो 2014-15 में जिनका रेट बताया ना मैंने, उन प्रॉपर्टीज़ का जो अब फ्रेश प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं विद द माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, राइट, जहाँ पे ब्रिक वर्क का यूज नहीं होता है, उस प्रॉपर्टीज़ के रेट प्लस हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रेड ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कम होती है। माइवन जब हम यूज़ करते हैं, तो थोड़ा आप खोल के बता माइवन क्या होता है? मैं उस पर भी अच्छा हूँ। माइवन या मिवेन ये कोरियन बेस्ड कंस्ट्रक्शन की न्यूली टेक्नोलॉजी है। अब अपने फिलहाल एनसीआर में बहुत न्यूली नहीं रही, बिकॉज 5-4 साल से चल रही है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई वॉल बनाते हैं, वॉल कैसे बनाते हैं, उस पर हम एक ब्रिक रखते हैं, कंक्रीट मिक्सचर रखते हैं, फिर ब्रिक रखते हैं, वॉल बनती चली जाती है। तो पहले ऐसे घर बनते थे, हमारे घर अपने होम टाउन में ऐसे ही बने होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इन माइवन कंस्ट्रक्शन हम एल्युमिनियम की शटरिंग लगाते हैं। जैसे ये बॉल बननी है, यहाँ पे डिवाइडर देखा है ना रोड पे, डिवाइडर कैसे बनता है, बीच में सरिया डालते हैं, साइड में शटरिंग लगाते हैं। आपको इसकी नॉलेज है, मतलब मटेरियल वगैरह की? बोल यार, अच्छा, नहीं तो मतलब कौन सा बेटर रहता है, क्योंकि मैंने माइवन हमेशा माइवन कंस्ट्रक्शन बेटर रहता है जो अभी यूज हो रहा है। हाँ, 90% builder nowadays is providing माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टीज ओनली राइट नाउ, बिकॉज डिमांड उसकी है। नहीं, जैसे कि मैं एक मतलब बताता हूँ, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। जब मैं अपने टीवी की ग्रिलिंग करा था, मैंने 2-4 मतलब जो एजेंट है उन लोगों से भी बात सुनी थी कि जो ये मकान अभी बनने फ्लैट वगैरह, इसमें इतनी ताकत नहीं होती है, मतलब ड्रिल आराम से हो जाता है। अपने पुराने वाले घरों में ड्रिल करो तो मतलब काफ़ी मेहनत लगती थी। तो मतलब इसके बारे में अगर आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहोगे? रेत का जो मिक्सचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डालते हैं लोकल बिल्डर्स, आपका जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो। अब सिंपल सी बात है, जब हम ईंट कैसे जुड़ती है बीच में, जब उसके अंदर सीमेंट रेत होगी, मोरन का मिक्सचर होगा, राइट, ये सारा मिक्सचर एक ठीक रेशियो में होना चाहिए। आप ईंट रखेंगे, वो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल पक्की होकर पत्थर बनके जुड़ जाएगी, है ना। बट उसमें अगर रेत की आपकी रेशियो ज़्यादा होगा और जो कॉस्टली मटेरियल है लाइक सीमेंट हो गया, मोरंग हो गया ना, इसका कम होगा, तो ऑब्वियसली उसकी पकड़ कम हो जाएगी। आप ड्रिल करोगे, छूते ही ड्रिल अंदर चली जाएगी। हाँ, तो मतलब मैं एक उनका नाम नहीं लूंगा, उस सोसाइटी का काफी रेप्यूटेड सोसाइटी थी वो। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, बेसिकली जो पुराने घर बनते थे, जो हमारे गांव या मतलब शहर में पुराने घर, आज के जो फ्लैट बन रहे हैं, इसमें अगर मजबूती की देखी जाए तो क्या कमेंट आप देना चाहेंगे? बहुत डिफरेंस है भाई, कौन सी बेटर है? अगर हम अपने घर जो हमने बनाए उनसे बात करें और बिल्डर के ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो घर हमारे फार बेटर हैं। अच्छा। रीजन क्या है, हमने रेशियो बराबर रखा है। यहाँ पे उन्होंने रेत का रेशियो बहुत रखा है। अच्छा। क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बोलता है, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, वो पिलर्स पे होता है। आपके टावर का जो पूरा वेट होता है ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन में, वो पिलर्स के ऊपर होता है, आपका ब्रिक के ऊपर नहीं होता है, पिलर्स पे होता है। जो आपके घर के अंदर पार्टीशन वॉल्स होती है, जैसे हम बैठते हैं किचन और बेडरूम की जो पार्टीशन वॉल जो बीच में होती है ना, वो सारी वॉल्स ब्रिक वर्क की होती हैं। बट
आपके पूरे फ्लैट का जो लोड होता है, आपके घर के ऊपर जिनका घर है उनका लोड होता है, वो आपके स्ट्रक्चर पे होता है, वो सीमेंट का होता है, वो सॉलिड होता है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं करता है। बिल्डर अगर करेगा तो यार टावर गिर जाएगा भाई, 20-25 मंजिल का बना है, थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आया तो वो चीज़ हो जाएगी। बट आपके फ्लैट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जब आती है, कोई पाइप की हल्की सी भी लीकेज हो गई ना तो सीलन आ जाती है बहुत जल्दी। हाँ, ये तो बहुत समस्या चल रही है। प्रॉब्लम है, तो ऑलवेज प्रेफर माइवन कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। तो यार बिल्डर्स बता देते हैं, मतलब जैसे आप लोग बता देते हैं कि इसमें ये यूज हुआ है, वो दिखाते हैं, बताते अच्छा, दिखाते भी बताते हैं। बिल्कुल, तो ये मतलब काफी अच्छी चीज है। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। जिसको भी जाना है थोड़ा महंगा ठीक है, साइज छोटा फ्लैट का ले लो, बट गो फॉर द माइवन कंस्ट्रक्शन ओनली, फार बेटर फ्रॉम द ब्रिक वर्क्स। तो गाइस ये कोई मतलब जैसे रियल एस्टेट एजेंट ही बता सकते हैं ये सब चीजें। मतलब हम लोग क्या है कि फ्लैट देखा अभी तो मतलब हम लोग तो रेंटी पे रह रहे हैं, मतलब मैं अपना बता रहा कि मतलब हम तो देखा फ्लैट अच्छा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब सीलन आना शुरू होती है, पट्टी झड़ना शुरू होती है, तब पता चलता है। जो मतलब हमारे पुराने घर तो काफी लॉन्ग लास्टिंग होते थे, मतलब पेंट करा दो 2-3 साल जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर तो मतलब क्योंकि हम सोच के बनाते थे कि मेरे पिता ने सोच के बनाया कि भाई मेरा बेटा रहेगा, उसका बेटा हो जाएगा, वो भी रहेगा। आप समझ रहे हो, घर खराब नहीं होते हैं, वो नीचे हो जाते हैं। सीवर लाइन का वैसे वहाँ अपने छोटे शहरों में उतना प्लान्ड नहीं होता है जैसे नोएडा में है, राइट। नालियाँ छोटी छोटी होती हैं, तो 10 साल 20 साल 25-30 साल के बाद क्या होता है ना, गवर्नमेंट रोड डाल देती है, पहले पक्का कच्चा करके, अब बढ़िया रोड बन गया तो रोड तो ऊपर हो जाता है। बट नालियों का काम वैसा उतना बेहतर नहीं होता है, तो हमारे घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब नहीं है, बट पानी बाहर चढ़ ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, वो दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं हमें 20-30-40 साल के बाद डेमोलिश करना पड़ता है। अच्छा। हमारे दादा परदादाओं ने मतलब कहते हैं ना बहुत अच्छा सोच समझ के बनाया। मेरा भी घर बना हुआ है, गाँव में भी है, मैं गाँव से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, तो मेरे दादाजी ने जो पुराना वाला घर बनवाया था, इतना सोच के बनवाया था, मेरा तो इतना दिमाग काम नहीं करेगा आज की डेट में। उन्होंने उस टाइम पे 6.5-7 फीट ऊंचाई पे बनवाया था नॉर्मल ज़मीन से, तो हमारा ट्रैक्टर उसमें चढ़ने में दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। बट वो आज की डेट में लगभग लेवल पे आ गया, नीचे हो गया, तो पानी आज भी निकल रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। तो उनकी थॉट प्रोसेस थी, बड़े बुजुर्गों की थॉट प्रोसेस थी, उनसे सीखना चाहिए। तो रियल एस्टेट में मतलब अगर आप एज अ कैरियर्स कोई मतलब अगर आना चाहता है, जैसे मतलब इस फील्ड के बारे में कई सारी मतलब अच्छी बातें भी हैं, कई सारी बोली कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, कस्टमर्स मतलब उनको मतलब बहुत सारे मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती तब जाके एक डील बनती है। तो कोई अगर कैरियर स्टार्ट करना चाह रहा है रियल एस्टेट में, तो आपके कुछ मतलब बताना चाहोगे कि क्या इसमें ग्रोथ कितनी है और मतलब ड्रॉबैक्स क्या है, क्या डार्क साइड है? पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि भाई ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ मेहनत नहीं है? सही बात बताओ ना, एक बताओ भाई। डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हर जगह मेहनत है सिर्फ आप, और हर जगह पैसा भी है। ये भी नहीं कहेंगे कि डॉक्टर के पास पैसा नहीं, उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिथ हैं। मुद्दे की सीधी बात यह है, आपका क्या मन लग रहा है काम में, आपको इंटरेस्ट है इसमें, ये मेन बात है। दुनिया भर के लोग कहानी बताएंगे, गणित बताएंगे, कुछ नहीं है। आपका अगर मन लग रहा है किसी काम में तो आपके लिए है, मतलब कैरियर है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बना लोगे पैसे। लोग जंगल में जाके पैसे बना लेते हैं। बियर ग्रिल्स क्या करता है भाई, कैमरा लेके पहुंच जाता है जंगलों में, ये दिखाया वो दिखा, उसमें बना लेता है, उसका मन लगता है। जब आप उसको देखते हो ना तो समझ आती है। ठीक इसी तरीके से आप देखो आपका मन किस में लग रहा है। मेरा जस्ट डायल में नहीं लगा, अब मैंने कहा तक एंट्री करूंगा, 12 एंट्री करनी पड़ती थी आईपैड में रोज। रिक्शे वाला मिल गया, रुकवा लिया भाई नंबर ले लिया, उसका नाम ले लिया, एंट्री डाल दी। ये करना होता था हमें, 12 एंट्री पर डे की करनी होती, तो बहुत बड़ा टास्क नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद लगने लगा कि यही, इसीलिए यार ये बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई करी थी, यही करना है क्या? अच्छा। उसके बाद उनको पैकेजेस बेचने होते थे। जस्ट डायल इज अ काइंड ऑफ पोर्टल, है ना। पोर्टल वेबसाइट में डिफरेंस पता ही होगा। वेबसाइट में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, पोर्टल में आपको बहुत सारी वेबसाइट्स की और बहुत सारी कंटेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो उसके पोर्टल का डेटाबेस हम क्यों बढ़ाएं? कुछ सैलरी के लिए बढ़ा भी लेंगे चलो, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, चेंज कर लिया हमने। तो मतलब इसमें है कैरियर अगर आप स्टार्ट करना सेकंड सवाल पे आते हैं, कैरियर स्टार्ट करने वाली बात पे। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ मतलब इसमें कोई चीज चाहिए होती है, जैसे कोई स्पेशल स्किल चाहिए हो कि एक ही चाहिए होती है बात। आपको तरीके से बात करना आना चाहिए, जो हर प्रोफेशन में चाहिए होती है। द वे यू कम्युनिकेट टू द योर कस्टमर्स, ये बहुत मैंडेटरी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी बोल लेते हो, कस्टमर आपसे कुछ पूछ रहा है, आप अंग्रेजी में जवाब दिए जा रहे हो। तो लोग भाई मतलब
सिर्फ यही नहीं कि आप ही ज्ञानी हो रियल एस्टेट में, 10 साल के बाद में बैठा हूँ और कोई नया कस्टमर हमारे सामने तो हम ज्ञानी पे ले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी फील्ड का भी ज्ञानी हो सकता है। अगर सीए के सामने बैठे वो भी तो अपनी फील्ड का ज्ञानी है। तो हमें लिमिटेड, सही और सटीक बोलना होता है, फर्जी बात भी नहीं, फालतू बात भी नहीं, जितना पूछे उतना। और जो फ्रॉड होते हैं इसमें, फ्रॉड भाई बहुत होते हैं। अभी ये फ्रॉड वाले पे आएंगे तो लोग अभी पॉडकास्ट देखेंगे नहीं बाकी आगे फिर। हाँ। तो अभी अच्छी अच्छी बातें सुन लो, उस पर भी आएंगे। अच्छा उस पर भी आएंगे और खुल के आएंगे। जो सही बात है वो सही है। देखो इतनी कोई हमें क्या ही कहानी है, छुपाने वाली बात नहीं है। जो फ्रॉड होते हैं, देखो फ्रॉड हर जगह होते हैं। मैं दोबारा बोलूँगा, फ्रॉड कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं। आपको फ्रॉड से बचना कैसे है, अगर जो भी व्यक्ति देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, उनको ये समझ आ जाएगा वीडियो के लास्ट तक कि फ्रॉड से बचना कैसे है। अच्छा, ये मैं निश्चित तौर पे गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्लैट लेने वाला हो, ले चुका हो, तो वो जो ले चुका होगा वो मेरी बात से एग्री करेगा। जो लेने वाला होगा वो बोलेगा थैंक यू, आपने पहले ही बता दिया। अच्छा, तो उसको नुकसान नहीं होगा। तो ये जो होर्डिंग लेके, मतलब याद आया कैरियर से, जो होर्डिंग लेके ऐसे खड़े नहीं होते हैं, मतलब अगर आप रोड पे, आपने अगर नोएडा में रहते हो तो आपने देखा होगा होर्डिंग लेके ऊपर खड़े रहते हैं। वो मतलब क्या, वो कैसे, मतलब उनका क्या काम होता है, क्या रोल होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब वो मुझे लगता है किसी आम बंदे का वो कर भी सकता है कि पूरे दिन में धूप में धूल में खड़ा रहे। अब मजबूरी में तो भाई सब मैंने भी करे हैं बहुत सारे काम मजबूरी में, लेकिन मतलब वो बहुत मेहनत का काम मुझे लगता है लिटरली। तो मतलब उसको बताना चाहोगे, लोगों को काफी इंटरेस्ट रहता है कि वो कैसे कमाते हैं। ये एंट्रेंस होता है अच्छा, रियल एस्टेट का। अच्छा, तो मतलब जैसे फ्रेशर हम, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रियल एस्टेट में आते हो तो आपको होर्डिंग या पैम्पलेट के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, राइट। बट हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आप नए होते हो, मैं कहता हूँ आपको खड़े होना चाहिए। अगर आपने रियल एस्टेट ज्वाइन किया और रियल एस्टेट में आपको कोई ऐसी प्रोफाइल दे दी जहाँ आपको नहीं खड़ा होना है, आप महीने भर आप खड़े हो, आपको रियल एस्टेट का जो रा वाला वर्ड है ना वो समझ आ जाएगा। स्टेट बाद में समझ में आएगा जब आप चेयर पे, टेबल पे पहुंचोगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम एक लेवल पे पहुंचते हैं और जब हम वो पैम्पलेट और पोस्टर लेके खड़े होते हैं, समझ रहे हो बात को, तो अब हम 10 बंदों की टीम संभाल रहे हैं, तो हमें उसका पेन पता होता है कि आज हमने 10 कैचर रखे हुए हैं। 10 बंदे कैचर बोलते हैं। हाँ, उसको कैचर बोलते हैं। अच्छा, है ना, उसको कैचर बोलते हैं, जिसको मैंने एंट्रेंस एग्जाम कहा है। तो हमें पता होता है उसका पेन क्या होता है। पहला, आपने कभी करा है? बिल्कुल किया है अभी यार, इतना मैं बता कैसे सकता हूँ। अच्छा, मैंने 1 महीने किया था। मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की थी अपने कॉलेज के कोलीग के साथ में। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे प्रोफाइल दी थी आरएम की, रिलेशनशिप मैनेजर की। वो प्रोफाइल तो कुछ भी होती, काम अल्टीमेटली सेल्स का होता है और घर बेचना होता है। तो फिर 1 महीने के बाद में एक दूसरे प्रोजेक्ट में हमें वर्क करना स्टार्ट किया नोएडा एक्सटेंशन में, निराला स्टेट का, कुछ लोग जानते होंगे, टेक जोन 4 सेक्टर में निराला स्टेट, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने ऐसे वर्क करना होगा, तो मैंने मना कर दिया। हर किसी के बस, मतलब मेन बात है, आप जॉब से दिक्कत नहीं वहाँ खड़े, मतलब शर्म एक वो होते ना कि अंदर से यार ये सब के लिए पढ़ाई थोड़ा ना करी थी। एग्जैक्टली हाँ। यार, मैंने बताया ना भाई, मैं खुल के बता रहा हूँ, 5,10,000 मैंने फीस पे की है, 2 साल की पीजीडीएम की। वो तो सिर्फ फीस है, बाकी खाना पीना ये वो मेरा कम से कम 8 लाख 9 लाख रुपए का एमबीए जाके कंप्लीट हुआ। और घर वालों को पता लग जाएगा दोपहरी भरी लड़का, और गर्मी भाई जून जुलाई वाली वो गर्मी, वही बता, धूल उड़ रही है चारों तरफ, और आप ब्रोशर लेके खड़े हो गर्मी में, और हमारी बाइक साइड में हमारी लगी हुई खड़ी हुई है वहाँ पे, पानी अपना लेके जाते थे वो। तो मैंने उस टाइम उनको मना कर दिया, मैंने नहीं करना है यार, ये थोड़ी ना करना है। 3 महीने मुझे रियल एस्टेट में हो गया। तो कह 3 महीने चौड़ में बोल रहे हो, बहुत नहीं होता 3 महीने कुछ भी नहीं है भाई। तो बोले चलो अच्छा नहीं करना, कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई। फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि विनीत, वो 3-4 कैचर हैं अपने, वो वहाँ पे लगे हुए हैं, तुम एक काम करो, एक चक्कर मार के देख लो वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने हाँ ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम चक्कर मार के चले गए वहाँ पे देखने के लिए। तो वो काम कर रहे थे वहाँ पे, मैं टेंट लगाते थे हम उस टाइम पे, टेंट में बैठ गया साइड में ही। फिर 1 घंटे बाद मैंने मैनेजर को कॉल किया, मैंने कहा देख लिया लड़के तो काम कर रहे हैं और मैं आ रहा हूँ अभी। कह रहा नहीं भाई बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। वो गोल गोल घुमाते रहे हमें,
मतलब पूरा दिन उन्होंने मेरा बाहर निकाल दिया बैठाल के, ब्रोशर नहीं पकड़ा मैंने उस दिन। फिर धीरे धीरे करके वो माइंड मेकअप उन्होंने बना दिया कि नहीं यार थोड़ा सा करो, जब अच्छे लेवल पे जाओगे तो याद करोगे, ये ज़रूरी होता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम ये करो, मैं भी अच्छे लेवल से आया था, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये है वो। मतलब उन्होंने जो आपको मतलब सिखाया वो आज आपके सिखाया। मेरा टेम्परामेंट उस टाइम थोड़ा वैसा था, नहीं होना चाहिए था कि मैंने इंस्टेंटली नहीं करना है, मुझे कराओ कराओ नहीं कराओ नहीं कराओ, ये वाली बात थी। बट उन्होंने मुझे समझाया, मतलब बड़े भाई की तरह थे, तो उन्होंने मुझे तरीके से समझाया। चाहते तो वो मुझसे भेंट वही कि निकाल मत कर जा निकल। वो बिल्कुल बोल सकते थे नहीं, और मैं उस टाइम रुकता भी नहीं, वो रुकते भी नहीं। लेकिन सीनियर जूनियर का फर्क यही पता लगता है। वो ये काम कर चुके थे, उन्हें पता था टैकल, मैंने कहा नहीं एक्सपीरियंस यूज कैसे करना है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। मतलब मैं भी अपना बता रहा, जब मैं भी कॉल सेंटर में था स्टार्टिंग में, मेरे भी सरदार जी टीएल थे, जगन सर भाई। मतलब मैं दिल्ली में आया, मेरे जो सगे दोस्त भी थे, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करी थी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और वो बंदा मेरे से पहली बार लाइफ में मिला, मतलब, और उसने इतना सपोर्ट करा ना भाई, इतना सपोर्ट कि मतलब कोई मेरा सगा भाई भी नहीं कर सकता इतना। मैं आज मतलब उसमें भी बोल सकता हूँ कैमरे पे, मतलब बहुत कम लोग होते हैं भगवान का रूप बन के आते हैं। तो मतलब बिल्कुल होता है भाई। हम नाम क्यों लेते हैं, दिखावे में नाम नहीं लेते हैं कि फला बंदे। हाँ मुझे क्या पड़ी है भाई। हाँ ना उन्होंने कोई पेमेंट थोड़ी करी भाई, हमें तारीफ कर देना। एक्चुअल में जिसने किया होता है बंदे को फील होता है, वो बोल देता है भाई। जिन लोगों ने मुझे सिखाया तो मुझे क्या ही दिक्कत है, उन्होंने मुझे बैठाल के सिखाया भाई रियल एस्टेट क्या होता है, बीएसपी क्या होता है, कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें सिखाई। तो हम उनकी दम पे हमने 10 लोगों को सिखाया है और आज हम काम कर पा रहे हैं। 10 इज जस्ट अ नंबर, मैंने तो बहुत लोगों को सिखाया रियल एस्टेट, जो हमारे आज जूनियर से वो मुझे मानते हैं। तो मैं तो ये तो सिंपल से है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। और आप यूज करना सीख जाओगे तो पैसा बढ़ता है फिर। अच्छा आप पैसे बढ़ाते हैं कि मतलब एक फ्लैट बेचने पे, मतलब आप थोड़ा मतलब खुल के ही बताना, मतलब एकदम कितना कमीशन मिलता है, एक मतलब लेवल बाय लेवल, एक कैचर को, उसके बाद आपको, आप जो सीनियर होते हैं, मतलब जैसे सपोज तो 40 लाख का फ्लैट बिका, ठीक है, तो 40 मत बोलो, 1 करोड़ बोलो, 40 में कुछ। अच्छा ठीक है 1 करोड़ का फ्लैट बिका, तो लेवल बाय लेवल होता है, लाल लेवल सबके निकलेंगे, तो पता बताइए कि कितने लेवल बाय लेवल कैसे डिवाइड होता है। मतलब होता है ये कद्दू बटेगा सब में बटेगा, कितना बटेगा ये बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं कैचर लेवल से, ठीक है। कैचर का काम होता है, बता ही दिया मैंने, कि कस्टमर्स को ब्रोशर दिखा के उनको लीड जनरेट करना। कोई निकल रहा है, इंटरेस्टेड है, उसका नाम नंबर ले लेना, साइट विजिट कराना। तो हम 15 साइट विजिट का 1 महीने में उसको टारगेट देते हैं। एक कैचर को 15 साइट विजिट हर महीने करानी है। अगर 15 साइट विजिट जिसने कराई हैं कस्टमर्स की प्रॉपर्टी पे कोई भी कन्वर्जन होता है, तो उसमें से हम फिर आपको पे करते हैं कितना 5,000 रुपीज़ इंसेंटिव। अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़ से ऊपर है, हाँ ले लिया। सपोज इसने 15 विजिट कराई, अब रोड पे बंदा खड़ा है, लोग निकल रहे हैं, अब आपका ब्रोशर देख के आपके बंदे के पास आके कस्टमर रुक गया, कोई उसने पूछा भाई कौन सी प्रॉपर्टी क्या रेट है, तो हमारा टारगेट होता है, कैचर का टारगेट होता है कि उसको अंदर तक लेके आना, ऑफिस के अंदर तक विजिट कराना, राइट, वो उसकी विजिट काउंट होती है। उसके बाद हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारी टीम मेंबर का और हमारा काम स्टार्ट होता है। कस्टमर आता है, हम मिलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसको उसका पैसा मिलता है। अगर फ्लैट नहीं मिले तो भी पैसा मिलता है? नहीं, अगर उसने फ्लैट लिया तो मिलेगा, तो उस नहीं पूरी बात सुनो। अगर उसने फ्लैट परचेज कर लिया तो उसको जो हमने फिक्स्ड अमाउंट मंथली हम दे रहे थे 12 से 15,000 रुपए, 18,000 रुपए उनकी सैलरी होती है। हाँ, वो हम देते हैं, फिक्स्ड अमाउंट देते हैं। ये हर मंथ चाहे मेहनत की बात, उनकी मेहनत तो फिक्स होती है। अब बंदा पूरा महीने खड़ा है वहाँ पे, है ना, और डील एक भी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल उसने विजिट 15 करा दी बट डील नहीं हुई, उसका घर कैसे चलेगा? नहीं वही मैं पूछा, उनको पैसे मतलब सैलरी मिलती है? उनको फिक्स्ड पैसे, सैलरी, अच्छा फिक्स सैलरी मिलती है, हम देते हैं भाई। हाँ, फिक्स सैलरी उनको हम देते हैं। अगर उस 15 विजिट्स में से कोई कन्वर्जन आ जाता है, यानी कि कोई परचेज कर लेता है, तो हम 5,000 रुपीज़ पर डील के हिसाब से, अगर प्रॉपर्टी 1 CR से कम है उसको देते हैं, 1 CR से प्लस प्रॉपर्टी है तो 10,000 देते हैं, 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी है 20,000 देते हैं पर कन्वर्जन, अपार्ट फ्रॉम हिज और हर सैलरी जो भी होती है। अब 20,000 किसी की सैलरी है और प्रॉपर्टी 1 करोड़ की भी, तो 15,000 रुपये, 5,000 रुपये उसे मिल जाएंगे, तो 25,000 उसका टोटल हो गया। 15 विजिट जो कराता ना भाई, तो उसमें 2-3 डील हो ही जाती हैं। अच्छा। 2 डील तो वेयर मिनिमम हो जाती है अगर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है तो। अब कोई रद्दी सद्दी बिल्डर बेच रहे हो, अब कस्टमर 15 उसने विजिट करा दिया, अब अच्छा बिल्डर ही नहीं है, रेट अच्छा नहीं है, क्योंकि एज ए कस्टमर सब कुछ आप भी तो कंपेयर करते हो ना भाई,
कि हम सुपरटेक में ये ले रहे हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी में ये ले रहे हैं, एल्डिको में ये ले रहे हैं, तो कहाँ पे अच्छी डील है। तो हमें प्रोडक्ट भी बहुत स्मार्टली चूज़ करना पड़ता है एज अ कंसल्टेंट। तो बेसिकली हम अपने आप को प्रॉपर्टी, जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था ना कि हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर आए हुए हैं, तो बेसिकली वी आर अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, नॉट अ डीलर। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है कि देखिए, कंसल्टेंट चेप नहीं होता है कि आप आए तो आपकी बात सुनेगा, क्या चाहिए, कितना बजट है, क्या लोकेशन में चाहिए, फैमिली में कितने मेंबर हैं, फ्लोर सर क्या चाहिए, पार्क फेसिंग होनी चाहिए, रोड फेसिंग होनी चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद फिर आपको कंसल्ट करता है कि सर ये ऑप्शन है, इस रेट में यहाँ पे आप जा सकते हो। डीलर क्या होता है, हाँ सर दिलवा देंगे, हाँ सर करवा देंगे, अरे कुछ भी है, मतलब हर चीज़ में हाँ। तो डीलर और कंसल्टेंट में फ़र्क होता है। डीलर अनएथिकल डील ज़्यादा देते हैं, कंसल्टेंट ऐसा जल्दी नहीं करते, जो मैं देखता हूँ, मैं क्लियरली बोलूँ, बिकॉज वी हैव अ ऑफिस, वी हैव अ टीम, राइट, वी हैव अ ब्रांड नेम, तो उसकी हमें परवाह होती है। वी हैव अ रेरा नंबर ऑल्सो, राइट, हम GST VST सब देते हैं, सारे टैक्सेस देते हैं, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, एड्रेस है, वेन एवर कस्टमर वांट टू विजिट दे कैन कम टू आवर ऑफिस एंड रेज हिज और हर इशू, जो भी उनको दिक्कतें, भाई समस्याएं हैं, कोई पेमेंट का इशू है, कोई बैंकिंग का इशू है, वो सब सॉल्व करते हैं भाई। ऐसा नहीं आप प्रॉपर्टी बेच दी और बस हमें मतलब नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहे। जिस दिन रजिस्ट्री नहीं होती है आपकी, तब तक मैं कस्टमर के साथ होता हूँ। विनीत भाई ये बताओ, बस मैं मुद्दे ये पैसा मतलब उसका बन गया, अब आपका कितना बनता है, जो आपका कौन सा लेवल आता है अभी इस टाइम, आप कौन से लेवल पे हो? कैचल के बाद में जब पैसे की बात है, मेरा इंटरेस्ट देखो एकदम आ गया। सबको लगता है भाई, अभी जो देख रहे हो ना वीडियो, वो भी ऐसे करके जूम सिस्टम होता है यार, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। पैसा बहुत मैंडेटरी है, जो क्या ही मतलब फिर बोलेंगे चलो टॉपिक से हट के बात करने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी गोल कितनी भी बात करे, जेब अगर खाली है तो फिर कुछ नहीं होगा। कितने भी ज्ञानी हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कितने भी ज्ञानी हो, क्या कर लोगे आप बताओ। सही बात है ना। सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास होता है? टीचर के पास होता है, प्रोफेसर के पास होता है। पैसा किसके पास सबसे ज्यादा होता है? बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सही बात, क्रिकेटर्स, बैक बेंचर्स नहीं होता फ्रंट बेंचर्स के पास भी, ऐसा नहीं है भाई। फ्रंट बेंचर्स वही ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, बैक बेंचर, पॉलिटिशियन, क्या सकते हो, गुंडे, गैंगस्टर कह सकते हो। ये तो बात है, फैक्ट है, ये फैक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं पढ़ाई को तो आप पीछे करो, ऐसा नहीं भैया, पढ़ाई बहुत मैटर करती है, सब मजाक मस्ती वाली बात है। बट बैक बेंचर्स का इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो पहुंच पाते हैं। और मैं तो 10 एग्जांपल ऐसे बता सकता हूँ, जो बहुत फ्रंट बेंचर थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इंटरेस्ट नहीं था उनका सॉफ्टवेयर पे, इंजीनियर ये सब करने का, पॉलिटिशियन बन गए जाके, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नाम ले लेता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी। अच्छा, एग्जैक्टली, प्रोफेसर थे भाई, इस टाइम पे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। क्या बेहतरीन काम करते हैं, आप उनकी नॉलेज देखिए। जब वो बोलते हैं तो अच्छे विपक्षी लोगों को जवाब देने का नहीं पता कि उनको जवाब क्या दें, और वो लॉजिकली बोलते हैं, है ना। तो ऐसा डिपेंड करता है इंटरेस्ट किस में है, तो इंटरेस्ट को फाइंड करके उस पर घुस जाना, फिर तो काम हो ही जाता है। अभी तो इंटरेस्ट फिलहाल पैसों पर है, तो हाँ, पैसों पे इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन उस पैसों को अचीव कैसे करना है, इस चीज पे भी इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। ऐसे पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, चलो, बट इंटरेस्ट के साथ कमाओगे ना तो आपको मजा आएगा। अगर चलो किसी दिन पैसे कम भी मिले ना, तो आप अगर इंटरेस्ट वाला काम है तो आपको थकावट उतनी नहीं लगेगी। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये है। अब बात करते हैं आरएम की सैलरीज की। तो 20,000 इसके बाद कैचेस के बाद आरएम आता है। आरएम आते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर, बहुत लोग जो आपका काम सेल्स मैनेजर नहीं। अच्छा, आपसे अभी हाँ, अभी तो हम एवीपी की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्हीं को बोलते हैं जो ब्रोकर या वो होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आरएम। देखो आप नॉर्मल लैंग्वेज में, हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रोकर भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर भी बोल सकते हो। हम अपनी लैंग्वेज में उसको आरएम बोलते हैं, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर, राइट। अल्टीमेटली सबका काम एक ही होता है, डायरेक्टर से लेके कैचर के बीच तक का फ्लैट बेचना, और हमें अपना बिल्डर से रेवेन्यू लेना, ये काम होता है। बट ये काम कंसल्टेशन के साथ जब हो तो कस्टमर आपसे जुड़ा रहता है। हम एक डील, कभी भी एक डील सोच के नहीं करते हैं। एक डील मतलब 3 डील्स। अगर आपको मैंने फ्लैट बेचा है तो इसका मतलब हो गया है कि मैंने 3 फ्लैट आपको बेचे हैं। कैसे? आपने एक लिया है, अगर मैंने अच्छे से आपको डील, सर्विसेज और डिस्काउंट डील सब दी होगी ना, आप रेफरेंस दोगे ना। और रेफरेंस आप किसको दोगे?
जिससे आप सेटिस्फाइड होगे, जिसकी सर्विसेज से, जिसकी बात से, नॉलेज से। पता चले एक फ्लैट बेच दिया, कुछ बताया था, कुछ दे दिया, पेमेंट जा नहीं रही है, बैंक लोन हो नहीं रहा, प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, बिल्डर की सब गलत सब कुछ बता दिया। तो भी फ्रॉड पे हम बात करेंगे। बिल्कुल हाँ, तो वो चीज़ है। तो 20-25 हज़ार हम RM को सैलरी देते हैं, उससे ऊपर हमारे जो सेल्स मैनेजर होते हैं 35 से 45 से 50। इनका कमीशन कितना होता है RM का? जो 2 मोड होते हैं रियल एस्टेट में। एक होता है सैलरी बेस्ड, जिसमें आपको अपनी सैलरी का 4 टाइम्स करना होता है और आपको सैलरी हम देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर 50,000 रुपये ले रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए का बिजनेस करके देना होगा, 2 लाख रुपए का रेवेन्यू करके देना होगा। हम आपको 50,000 रुपये हर महीने सैलरी देंगे, ठीक है। 2 लाख रुपए रेवेन्यू करके मतलब कैसे? रेवेन्यू मतलब जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने बेच दी, अब बिल्डर उसमें 3 लाख रुपए का हमें कमीशन दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है। कौन पे करेगा? हमें बिल्डर पे करेगा ना, हम उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब एक फ्लैट पे बिल्डर ने 3 लाख, तो उसकी सैलरी मतलब एक ऑन एन एवरेज। हाँ, मतलब कि अगर 50,000 उसकी सैलरी है, तो एक फ्लैट अगर उसने महीने में बेच दिया तो उसका निकल गया, एक फ्लैट पे निकल गया पूरा, उसकी सैलरी सिक्योर हो गई। ठीक है। अब समझो यहाँ पे 3 लाख रेवेन्यू आ गया, करना कितना था? 2 लाख का करना था रेवेन्यू, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, है ना। बट रेवेन्यू प्रॉफिट में इतना डिफरेंस होता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो रेवेन्यू से माइनस करते हैं, तब हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। बट ठीक है, 3 लाख रुपए आए हैं, एक फ्लैट आपने बेचा है, हम 50,000 रुपये आपको देंगे, ठीक है। प्लस कितना हुआ? 1 लाख रुपए। करना 2 था, कर 3 दिया, अब 1 लाख प्लस हुआ है। 1 लाख जो प्लस हुआ है उस पर हम आपको देंगे इंसेंटिव देंगे हम 10% का। मतलब 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 रुपीज़। तो आपकी सैलरी थी 50,000 रुपये, 50,000 रुपये सैलरी और 10,000 रुपये इंसेंटिव, 60,000 रुपये हम आपको देंगे, बट इंसेंटिव आएगा अगले महीने, ठीक है। और 2 लाख आपका जस्टिफिकेशन में चला गया। अगर आपने कर दिया 6 लाख तो वो बढ़ता इस तरीके से, है ना, तो वो बढ़ता रहेगा आपका इंसेंटिव। तो और मतलब जैसे 1 करोड़ का फ्लैट बिल्डर, कोई मतलब फ्लैट है, कोई प्रॉपर्टी है, मतलब आप खुल के बताना ये पूरा, आपने बेची उसको, आपकी कंपनी ने उसको बेची, तो बिल्डर आपको कितना, क्या रेट चल रहा है इस टाइम? इस टाइम रेट स्टार्ट होता है माइगन कंस्ट्रक्शन का, मतलब परसेंटेज 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से। और नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ अभी। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि रेवेन्यू आपको कितनी कमीशन मिलती है? जैसे 1 करोड़ के फ्लैट आपने बिकवाया किसी बिल्डर का, आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा? अगर कोई मतलब है 3% होता है ऑफ द टोटल सेल वैल्यू, 3%। अच्छा, इट डिपेंड्स, ये सारी कंपनियों में यही चल रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द बिल्डर टू बिल्डर। गोदरेज परसेंटेज में देता है, बाकी कुछ बिल्डर्स हैं जैसे फ्यूजन हो गया, आपका स्प्रिंग एलएमएस हो गया, है ना, ये आपके रुपीज़ में देते हैं। रुपीज़ में मतलब 200 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब फ्लैट आपने बेचा फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का, है ना, अभी तो छोटा साइज है, अब 1000 से बड़े ही होते हैं, तो 1000 भी आपने अगर बेचा तो 1000 × 200 पर स्क्वायर फीट, तो कितना हो गया? 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का आपका रेवेन्यू हो गया। परसेंटेज में फ़ायदा क्या होता है कि बिल्डर जब रेट बढ़ाता है तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। गोदरेज वो करता है, गोदरेज बहुत अच्छा बिल्डर है, कॉस्टली ज़रूर है बट बहुत सॉलिड चीज़ बनाता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में देखोगे ना, तो आईफोन है और बाकी फ़ोन जो हैं वो अलग तरीके से अपना काम करते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होती है। तो गोदरेज मतलब लाइक आईफोन, तो वो बहुत प्रीमियम बनाता है, वो परसेंटेज में देता है। एल्डिको है, वो भी परसेंटेज में देता है। परसेंटेज में कमीशन हमें मिलेगी, हमारी प्रेफरेंस होती है एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि जब आप 8,000 रुपये के रेट पे बेच रहे हो तब हमें 3% मिल रहा है। अब आपने रेट कर दिया 8500 रुपये का, तब हमें 3% मिलेगा, तो मेरा परसेंटेज भी तो बढ़ेगा, है ना। अब वो क्या करते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देते हैं, क्योंकि फ्लैट का साइज तो 1000 रहा, आपने तो 8500 का रेट कर दिया, बट हमें तो 200 रुपये ही दे रहे हो, 200 × 1000 होगा। अगर 8,000 पे बेच रहे हो तब भी 200 × 1000 होगा, तो हमारा कमीशन सेम रहता है। तो ये बिल्डर्स को मेरे ख्याल से चेंज करना चाहिए, परसेंटेज में देना चाहिए, ना कि रुपीज़ में। ये हमारे प्रोस्पेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंसल्टेंट को नुकसान होता है उसमें। अच्छा। और एक कोई जरा सा मतलब 2 मिनट अगर आप उस पर बात कर सके, जो रेंट पे फ्लैट मिलते हैं उसका हिसाब किताब अगर आपको कैसे, जैसे फ्लैट रेंट पे आपने 20,000 में, उसमें क्या अभी चल रहा है? जैसे मैं फ्लैट रेंट पे लिया, आपने किसी को रेंट पे फ्लैट दिया, मतलब आप तो नहीं देते, जैसे ब्रोकर्स होते हैं ना रेंट पे भी फ्लैट करते हैं, वो कमीशन कैसे बनाते हैं? जैसे कि 1 महीने का एडवांस, 15 डेज 20 डेज, दैट इज नेगोशिएबल एक्चुअली। 15 डेज का वो रखते हैं। 20,000 रुपये महीने की रेंटल वैल्यू का फ्लैट आपने लिया, तो
पर डे निकाल लीजिए क्या अमाउंट बनता है, मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए, 20 दिन की कमीशन आपको देनी होती है। अच्छा, 20 दिन की? हाँ, 20 दिन की। कभी कभी केसेस में 15 दिन की भी काम चल जाता है, डिपेंड करता है कि सोसाइटी में क्या है। अच्छा, 15 से 20 दिन की ब्रोकरेज आपको देनी होती है रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए। अच्छा। और अब आते हैं सबसे मेन, जो प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही मतलब एक नहीं कि शैतान पीछे से बोलता है फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, बच के रहो, उस बारे में बात करते हैं कि मतलब इस पे फ्रॉड बहुत होता है प्रॉपर्टी। जैसे खोसला का घोसला एक मूवी आई थी, आपने देखी है? बिल्कुल देखी है। तो मतलब उस मूवी ने इतना डरा दिया था लोगों को, मतलब कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है ज़मीन में या फ्लैट में, तो उस बारे में बताओ कि लोग कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्या मतलब वो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, क्या होता है, अगर आप बता सको तो। ऐसा लोगों ने ना एक देखो, कहीं ना कहीं सब कुछ झूठ तो नहीं है। लोग अगर डरे हुए हैं तो ऐसा तो है नहीं फर्जी डरे हुए हैं, बात तो उनकी सही है, होता है। बहुत बार क्या होता है कि हमारी पूरी जमा पूंजी ना किसी एक प्रॉपर्टी में हम लगा देते हैं और हम कैलकुलेशन नहीं करते क्या ROI आएगी हमारे उस पर। प्रॉपर्टी ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा अच्छा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि हमने अगर 1 करोड़ रुपए लगाए हैं तो हमें 2 साल में कितना मिलेगा वापस, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन नहीं लगाते हैं। देखो, प्रॉपर्टी लेता कौन है पहले तो ये समझ लो। प्रॉपर्टी वो लेता है जिसको रहना है, दूसरा लेता है जिसको रहना नहीं है, ये रेंट पे देना, सोते सोते पैसे बनाना है, वो प्रॉपर्टी लेता है, मतलब इन्वेस्टर। 2 टाइप के लोग लेते हैं, दोनों के नज़रिए अलग अलग हैं प्रॉपर्टी खरीदने के। देखो, पॉइंट की बात तो ये है कि अगर आपको अच्छा पैसा अच्छे पैसे से कमाना है, पैसे की फितरत होती है कि जिसको पैसे की ज़रूरत है वो उसके पास नहीं जाता है जल्दी, जिसको पैसे की कम ज़रूरत होती है पैसा उसके पास जाता है। और यही फितरत शेयर मार्केट की होती है। शेयर मार्केट पैसा ही उसको देता है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट कम है या नहीं है। अब इस पॉइंट को भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो पैसे की रिक्वायरमेंट सबको होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है या कम है, रियल इस्टेट और शेयर मार्केट दोनों उसको पैसा देते हैं, भर भर के देते हैं। पैसे की ज़रूरत नहीं है या कम है, इससे मेरा मतलब है कि सर्टेन टाइम ऑफ पॉइंट के लिए, कि मतलब 1 करोड़ रुपीज़ आप 2 साल 3 साल होल्ड कर सकते हो क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब आज लगा दिया 6 महीने में ही खुलखुली मच गई, नहीं भैया पैसे यार वापस दो यार, हमें लेना है, खर्चे नहीं चल रहे, ये नहीं, तो होल्ड कर सको। दैट मीन्स आपके पास एक इन्वेस्टमेंट के लिए डेडिकेटेड अमाउंट होना चाहिए, एक्सेप्ट योर घर के खर्चे, गाड़ी का खर्चा, EMI, ये वो ताम झाम, इनसे सबसे अलग, है ना। आपका घर ना रुके, घर ना रुके से मतलब सब कुछ नॉर्मली आपकी लाइफ चलती रहे, उसके बाद जो पैसा आप लगा सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए वो पैसा होना चाहिए। पहली शर्त ये हो गई है। ये उनके लिए जो इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स या जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे या फिर जिनको नॉलेज है मेरी बात से एग्री करेंगे कि पैसा सही जगह पे लगा के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हो। कुछ एग्जांपल लेंगे, हमारे पास हैं कस्टमर्स, क्योंकि देखो रियल इस्टेट में मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, बट हमारे इन्वेस्टर्स ने, हमारे कस्टमर्स ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि जिसकी जेब से भाई साहब पैसा निकल के जाता है ना, तो उसको वो मुझसे ज़्यादा तहकीकात अंदर तक कर लेगा, मुझसे पूछेगा और मेरे अलावा भी अंदर तक वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा जो इन्फॉर्मेशन शायद मैं भी ना निकाल पाऊँ। आप समझ रहे हो बात को? तो जब वो बंदा मुझे बताता कि विनीत ऐसा नहीं ऐसा है, तो हम भी सीखते हैं। इसलिए हम कभी इस प्राउडनेस के साथ नहीं बैठते टेबल पे, हमें सब कुछ पता है, इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता, ये बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तरीके से समझ के कि भैया दूसरे की भी बात सुननी है, सीखना भी है उससे, ताकि अगले कस्टमर को हम बता भी सकें कि सर ऐसे नहीं, ये वाली चीज़ है। हमें किसी इन्वेस्टर ने, आप जैसे हमारे बंधु थे, उन्होंने ही बताई थी, तो मैटर करता है। और रहने के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे तुम्हारा दूसरा सवाल था फ्रॉड, जैसे मतलब फ्रॉड जैसे क्या? फ्रॉड जब होता है जब आप ना बहुत जल्दीबाजी में बिना ठीक जानकारी के डिसीजन लेते हैं। तो फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है। अब आप बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लो, ऐसे जाके मुंह उठा के। नहीं, कुछ ये भी मतलब फ्रॉड होते हैं। मतलब 2-4 केस आए थे कि मतलब फ्लैट ले लिया, अब वो रेडी नहीं हो रहे, 5-6 साल खींच दिया। ये सबसे कॉमन मेरे हिसाब से फ्रॉड है। बिल्कुल कॉमन है और बिल्कुल सही बात है। मतलब इसको
स्कैम तो हम नहीं कहेंगे, उसका रीज़न क्या है, तो वो स्कैम होता है ना जो सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जाए, है ना। हम शुरू करने से पहले में पता हो कि इसे हमें 420 करनी है या हमें इसके साथ फ्रॉड करना है, वो स्कैम हो गया। यहाँ पे मतलब इसको डिफ़ॉल्टनेस बोलेंगे बिल्डर्स की, ड्यू टू, और हमारी भी थोड़ी गलती है, मतलब हमारी इन द सेंस कि इन्वेस्टर्स की भी गलती है और रेजिडेंट की भी गलती है, क्योंकि आपने तो बिल्डर को इतने पैसे दिए बिना उनके सारी तहकीकात किए। अब हम गेट खोल देंगे, घर में किसी को भी आने देंगे, तो हमारी भी तो गलती है कि हम पूछ ही नहीं रहे आप कौन हो, किससे मिलना है, आपको कौन से फ्लैट में जाना था, कौन से घर में जाना था। सेम वे आपको पूछना चाहिए ना बिल्डर से कि आपका रेरा नंबर है कि नहीं है। रेरा नंबर क्या होता है? गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हाँ, वो क्या होता है? अच्छा, वो वही रेरा नंबर होता है। आपकी कार है कि नहीं? मुझे इतनी नॉलेज नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए नहीं मैं तो वैसे जनरली वैसे नहीं, जैसे हमारे पास कार होती है, कैसे प्रूफ करेंगे मेरी कार है? अच्छा, ये फ्लैट का होता है कि पूरी सोसाइटी का होता है? नहीं, रेरा नंबर होता है सोसाइटी का पूरी। अच्छा, एग्जैक्टली। और रेडी टू मूव इन फ्लैट मतलब लोग एक होते हैं कि जो बन रहे हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, इस चक्कर में लोगों के साथ ये थोड़ा बहुत हो जाता है कि वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं। मैं अपने उससे बता रहा हूँ, एक हाँ, ये हो जाता है रेडी टू मूव इन। लोग मतलब प्रेफर नहीं करते क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है। ऐसा है कि मतलब क्या है, आप थोड़ा इसमें मैं बता देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि रेडी टू मूव इन महंगा ही पड़ता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट आपने 2015 में 50 लाख का ख़रीदा आपने, ठीक है, आपने रजिस्ट्री करा ली, फ्लैट आपका हो गया। अब आप उसको 1 करोड़ में बेचो, 5 साल के बाद 70 लाख में बेचो या 50 लाख में बेच दो, तो उसमें तो बिल्डर कुछ कर नहीं सकता है ना। बट बिल्डर जो फ्रेश में बेच रहा होगा, हम फ्रेश में मतलब डायरेक्टली बिल्डर से जो मिलेगा उसकी कॉस्ट लेट्स से 1 करोड़ रुपीज़ की है। आपको पैसों की ज़रूरत है, आपने 50 लाख में लिया था, आपका 90 लाख में बिक रहा है आज, तो आप सोचो कि छोड़ो ना यार, क्या ही करना है, बेचो, आप 90 में बेच दोगे। बट बिल्डर की पॉलिसी है, MOU है, बिल्डर 1 करोड़ का बेच रहा है, 1 का ही बेचेगा, उसमें कम नहीं करेगा, बहुत कम करेगा, 1,50,000 रुपये कम कर लेगा, 10 लाख कोई डिस्काउंट नहीं कर पाता है, करती भी नहीं है। तो मतलब कुछ रेडी टू मूव इन सस्ता मिल जाता है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन महंगा मिलता है। अच्छा, वो इसलिए iPhone 7 सस्ता मिलेगा, iPhone 15 लोगे महंगा मिलेगा। माई वन कंस्ट्रक्शन iPhone 15 समझ लो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये आप वो पुराने वाले हैं, वो ब्रिक वर्क में है, मतलब सस्ते मिलेंगे ना भाई। अच्छा, नहीं मैं वो नहीं कह रहा था, जैसे कि कोई वही अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी में जो रेडी हो जाते हैं फ्लैट पूरे कि कल से रहने आ जाओ, मैं उन फ्लैट्स की बात कर रहा वो हूँ। बचते नहीं है, कैसे जाओगे आप? अच्छा, बिक जाते हैं, वो पहले ही बिक जाता है। जिस टाइम गड्ढा खड़ा होता है तब से लोग चेक देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो कैसे मिलेंगे? अच्छा, और मतलब कुछ रेड फ्लैग्स नहीं होते, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप मतलब पॉडकास्ट एंड करने से पहले बस लास्ट में मैं ये बस पूछना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी में मतलब जैसे कोई रहने आ जैसे अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रहा फ्लैट लेने के लिए, तो क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, अगर आप चेक करें कि मतलब ये अगर मतलब अपने आप को स्कैम या किसी फ्रॉड से बचाने के लिए क्या क्या कुछ मतलब पॉइंट्स अगर आप बताना चाहो कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करना चाहो, जिससे लोगों को मतलब काफी नॉलेज मिले, मतलब उनके साथ स्कैम ना हो, क्योंकि भाई ये वन टाइम लोग सुसाइड भी कर लेते हैं यार। बिल्कुल भाई, यार इतना पैसा वही कह रहे हैं, इतना किसी की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, प्रॉब्लम होता तो है। क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो वो मतलब ध्यान रखे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले? सबसे पहले तो आप रेरा नंबर चेक करें। देखो, प्रॉपर्टी कहीं भी फाइनल करने से पहले ये चेक कर लो कि रेरा नंबर है कि नहीं है। आजकल यूपी गवर्नमेंट ने ना हर एक बिल्डर की सारी डिटेल्स रियल इस्टेट रेगुलेटरी के अंदर डाल रखी है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आप गूगल करोगे रेरा यूपी, पहली वेबसाइट आ जाती है, उस पर जाके आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव इन और सर्च रेरा नंबर आएगा। हर बिल्डर का एक रेरा नंबर होता है, वो रेरा नंबर डालोगे सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। बहुत से लोग ये कह सकते हैं नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब यूपी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इन रियल इस्टेट कि बिल्डर्स बिल्कुल अनएथिकल काम करने के लिए रेडी ही नहीं है और करेंगे भी नहीं, कि उनको पता है एक्शन यूपी गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है। तो आप रेरा नंबर चेक करें, प्लस ये चेक करें कि बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड किए हुए हैं। नई प्रॉपर्टी लेने से पहले उनके पुराने प्रोजेक्ट में जाओ और विज़िट करके आओ, देख के आओ कि कैसा बना रखा है। और अगर कोई पार्क में टहलता मिल जाए आसपास का रेजिडेंट, उससे पूछ लो भाई साहब यहीं रहते हो क्या, कैसी प्रॉपर्टी है, हम भी प्लान कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट के लिए, आप बताइए।
उसने अगर तुम्हें फीडबैक सही दे दिया ना तो बिल्डर फेल नहीं है भाई, फिर बिल्डर पास है, आप जा सकते हो। क्योंकि जो बंदा रह रहा होता है ना जहाँ पे, उसे उसकी हर चीज़ पता होती है। अगर उसने आपको पॉजिटिव रिव्यू दे दिया, इवन गो कस्टमर इज एवरीथिंग जैसा बोलते हैं। बिल्कुल, कस्टमर इज एवरीथिंग, कस्टमर इज किंग, उसको सब पता होता है। हमें ही पता है भाई, अगर हम कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हमें नहीं पता ये साला कब हीट करता है, करने के लिए तो कब हीट करता है, कब इसमें प्रॉब्लम आती है ना, पता होता है ना। ऐसे ही सेम सोसाइटी में कहाँ लीकेज है, पार्किंग का क्या इशू है ना, इनके यहाँ पे पानी का क्या इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या इशू है, क्या मीटर में एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, स्विमिंग पूल ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे बच्चे टहलते हैं, आवारा कुत्ते तो नहीं आके उनको कुछ कर देते हैं, आजकल बड़ा चल रहा है नोएडा। इस पे तो मेरे को एक पॉडकास्ट करना भी है। हाँ, ये कुत्तों यार पता नहीं क्या, मतलब लोग यहाँ आई डोंट अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि नोएडा एनसीआर की जेंडरी में पता नहीं क्या ऐसा वो मच गया है कि कुत्ते ही पाल रहे हैं भाई सब। वो आई डोंट अंडरस्टैंड बिल्कुल। और ठीक है, पालिए भाई, बिल्कुल हमें उससे वो नहीं है कि आप पाल सकते हो, किसी जानवर का भला हो रहा है, लेकिन इंसान का बुरा ना हो इसका ध्यान रखो। बिल्कुल। किसी के छोटे बच्चे बाहर टहल रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफी डिबेटेबल टॉपिक है। तो कितनी घटनाएं हुई, आप सोचो ना, आपके घर का छोटा बच्चा हो और उसको पड़ोसी आपका कुत्ता नोच डाले, आप फील करके देखो। काफी बाहर कंट्रीज में तो काफी स्ट्रिक्ट लॉज हैं इसके बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो क्या बोलते हैं उसको, मास्क वास्क कुत्ते वाला काट ना पाए, वो सब लगा के जाना चाहिए यार। एक लिफ्ट में कुत्ता भी है और एक लिफ्ट में बच्चा भी छोटा खड़ा हुआ है। सही बात है। कुत्ता पालो, डॉग पालो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पेट लवर हूँ, लेकिन तरीके से, दूसरे को नुकसान ना हो, बस ये होना करेंगे। बात दोनों साइड के पक्ष लेंगे। रियल इस्टेट भाई अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, जाना चाहता है, 100% जा सकता है। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और जिसको आप एक बार घर अच्छा बेच देते हो ना, आपको भी याद रखता है। ये मत समझो कि आप 1 करोड़ रुपए का घर किसी के लिए बेच रहे हो, ये भी समझो कि वो आपसे 1 करोड़ रुपए का घर अगर खरीद रहा है तो वो भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है। तभी आपके सामने टेबल पे बैठा है, तभी आपके सामने टेबल पे वो बैठा है और चीजें समझ रहा है आपसे। और अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी दी थी, मुझे रेफरेंसेस मिले हैं भाई, बैठे बैठे मिले हैं रेफरेंसेस, बैठे बैठे पैसे कमा लिए हैं। अच्छा, जहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ा, सही बात। फेथ वैल्यू पे यार। मेरे मैनेजर कहते थे कि 1 बुकिंग मतलब 3 बुकिंग के बराबर है, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो, अच्छी डील दे रहे हो तो। सही बात। शाम को मेरे पास 8:30 बजे कॉल आती है, महीना पूरा खाली था, जॉब के टाइम पे था, कि सर वो फ्लैट देखना है मुझे। मैंने कहा सर आ जाइए, साइड पे ही हूँ। कस्टमर पास में ही रहता था, सेक्टर 75 गोल्फ एवेन्यू 2 की बात है, वहाँ पे आ गया, दिखाया मैंने, फ्लैट लाइट दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, तो उसने परचेज कर लिया फ्लैट। 2 रेफरेंसेस बाद में दिया, चीज़ हमने उसको अच्छी दी थी। अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो सही बात सीधी तरीके से बता दे। सही बात है। बहुत घुमाए ना कस्टमर्स को। और ये जो लोग समझते हैं कस्टमर्स को नहीं पता है, सबको सब पता होता है, बहुत लोग ऑन टेबल नहीं कहते हैं। मैंने बोला ना, कोई बंदा अगर सीए है तो देखो कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, वो भी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। सही बात है। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन झूठ और सच पकड़ने वाला हिसाब होता है वो सबको ही पता होता है। तो आप जेन्युइन तरीके से, हो सकता है डील आज ना ले साला, कोई दिक्कत नहीं, आज आपने चीज़ें बताई, नई डील ली, झूठ नहीं बोला, बट अगर वो महीने 2 महीने के बाद खरीदेगा ना तो वो समझता है कि इस बंदे ने सही बताया, तो चलो इसी से पूछते हैं, बैठे बैठे फ़ायदा मिलता है। और रियल इस्टेट आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो आज एज अ इन्वेस्टर आप वर्क कर सकते हो, अगर आपके पास ठीक पैसा है लगाने के लिए। लोगों ने एक 1.5 साल में 3 गुना अपनी प्रॉपर्टीज़ करी हैं। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक डॉक्टर हैं एम्स के, डॉक्टर एम्स के हैं, उनका प्लॉट है वेब सिटी के अंदर 357 स्क्वायर यार्ड का, गज का। उन्होंने वो ख़रीदा था 22,000 रुपये पर गज के रेट से। कैलकुलेट करो एक बार, डिटेल्स आ जाएंगी सारी, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये अभी रिसेंटली का बिल्कुल वो है 22,000, बाद में डिटेल डाल देना स्क्रीन पे चाहो तो। 22,000 रुपीज़ 1 गज का रेट है प्लॉट का, वेब सिटी गाजियाबाद के अंदर, सेक्टर 5। अब मल्टी करें 357.21, ये एग्जैक्ट साइज़ है प्लॉट का। 78,58,620 रुपये में उन्होंने ख़रीदा। कब ख़रीदा? आज से 19 महीने पहले, मतलब लगभग 1.5 साल पहले। आज का जो रेट है उनका वो है 68,000 रुपीज़ पर गज का 19 महीनों में। आप मल्टीप्लाई करो 357.21, 2,42,90,000 रुपये का, ठीक है। मतलब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो कितना हुआ, 22,000 रुपये, 68
हज़ार रुपये का बेचा आज उन्होंने और 22,000 रुपये का लिया था, तो 40,000 रुपये पर गज के हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है। मल्टीप्लाई करो तो 357.21, 1,64,31,660 रुपये उन्होंने 19 महीने में कमाए। 1,64,00,000 रुपीज़ 1,64,31,660 रुपीज़ इन अ 19 मंथ्स। डिवाइड बाई 19 कर दो इसको, कितना हुआ? 8,64,000 रुपये एक महीने में कमाए हैं लोग साल में, हर महीने में। लोग साल में नहीं कमाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे वीडियो देख के कि नहीं उन्होंने फाइनेंस भी लिया होगा, इतना 60-70 लाख का कैपिटल लगाया था। बिल्कुल लगाया था, मानता हूँ। तो फाइनेंस उन्होंने 30-35% के आसपास लिया था, उसमें उनका इंटरेस्ट भी गया होगा। उसको भी अगर हम माइनस कर देते हैं ना, तो 7 लाख रुपए महीने, सब कुछ माइनस करने के बाद, पेपर वर्क, रजिस्ट्री, ROI, ठीक है, सब माइनस करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो 7 लाख रुपए महीने की उनकी इनकम बनती है 90 महीने। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ओनली इन रियल एस्टेट, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। आपने आज लगाया 70 लाख रुपए, सोच रहे हो 4 महीने 5 महीने में डबल हो जाए, नहीं होंगे। आप अगर उसमें 2-3 साल का टाइम दे सकते हैं, आप बिल्कुल करेंगे। और पैसा लगाना कहाँ है ये आपको पता लगता है जब आप मार्केट के बारे में रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, आप अपने जानने वाले लोगों से पूछते हैं कि कौन सी लोकेशन अच्छी, कहाँ पे अच्छी है, तब आप पैसे कमाते हैं। ऐसे कमाए लोगों ने, हमारे इन्वेस्टर ने कमाए। तो हमें पता है, ये कोई वो एग्जांपल नहीं किसी ने बता दिया मैं बता रहा हूँ, ये वो एग्जांपल है जो मैंने टैकल किया। मैंने उनको बेचा था 2000 मतलब 1.5 साल आज से पीछे, मान लो जो भी डेट आ रही हो। उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया, मुझे बेचना है, तो मैंने उसमें भी अपनी कमीशंस ली थी, बिकॉज बट ऑब्वियस बात है हमारी पेमेंट आती है, हमने इसमें भी लिए। पहले तो हमने 70,000 रुपये ली थी 1%, अब हमने 2 करोड़ का 1% लिया उनसे। अच्छा, एग्जैक्टली। तो उनको भी पता है, क्योंकि वो भी तो 1,64,00,000 रुपए कमा रहे हैं वो भी, तो उनको 1-2 लाख रुपए देने में उनको इशू भी नहीं है। और उनको ट्रस्ट हमारे साथ है कि भाई इसमें हम किस तरीके से मतलब डील को आगे इनिशिएट कर सकते हैं। उनको कोई हेडक नहीं है, मैंने उनकी प्रॉपर्टी निकलवा दी, सही करा दी। तो थैंक यू सो मच विनीत जी, ये सब बातें शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट में मतलब हिस्सा लेकर। बहुत मतलब एक था कि मतलब दिल से बातें निकल के हैं इस पॉडकास्ट में। तो आपको भी मुझे तो लग ही नहीं रहा था पॉडकास्ट है, मुझे लग रहा है आपस में बात कर रहे हैं। यही तो पॉडकास्ट का मजा है। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। बहुत नॉलेज मिली होगी आपको अगर आप प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट में आपका मतलब इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस पॉडकास्ट में। सो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मैं ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, बाय बाय एंड जय हिंद। जय हिंद।